हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पादपों में पोषण, यानी पादपों के अंदर पोषण कैसे होता है, पादप अपना भोजन में कैसे करते हैं। ठीक है, हमने अब तक क्या देखा, स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में देखा। हमने कहा था कि पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी पादप कौन से हैं, पादप आपके स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि पादपों के अपने भोजन बनाने की कौन सी विधि है, प्रकाश संश्लेषण की विधि, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ग्लूकोज बना लेते हैं, वही पादप का भोजन होता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। साथ फिर हमने कोशिकाओं के बारे में देखा था। हमने कल देखा था कि किसी भी सजीव का शरीर किसी मिलकर बनाता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, और दो या दो से अधिक अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं। और जब ये सभी तंत्र किसी एक ढांचे के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं, उसे हम बॉडी, उसे हम शरीर कहते हैं। ठीक है, कोशिका के तीन भागों के बारे में देखा था। हमने कहा था कोशिका के जो केंद्र में होता है, कोशिका के जो सेंटर भाग में होता है वो केंद्रक होता है। ठीक है, और सबसे बाहरी भाग कोशिका झिल्ली कहलाता है, और केंद्रक और झिल्ली के मध्य जो द्रव भरा होता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक देख लिया था। फिर हमने कहा था पौधों में कौन सा क्लोरोफिल होता है, हरा रंग क्लोरोफिल होता है, इसी कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, ये भी देख लिया था। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे रंध्र छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र होते हैं, उन्हीं के द्वारा गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था विभिन्न अलग अलग रंग की जो पत्तियां होती है, उनमें भी कौन सी प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हरा रंग नहीं है फिर भी हो रही है। क्यों नहीं हो, क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो अन्य रंग है वो हरे रंग को दबा लेता है, उसको छिपा देता है, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। फिर हमने पादपों में पोषण की अन्य विधियों के बारे में भी देखा, किस प्रकार देखा। फिर हमने ये देखा कि कुछ पौधे जो होते हैं विषमपोषी होते हैं, यानी दूसरे कुछ पादप विषमपोषी भी होते हैं, यानी ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अन्य पादपों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, वो कौन से पादप कहलाते हैं, विषमपोषी पादप कहलाते हैं। जैसे एक आंसर देखा, एग्जाम्पल देखा था, कौन सी, अमरबेल। अमरबेल जैसे ये दिख रही है आपको फोटो के अंदर, हरे पीले पीले कलर की, इस पौधे पर पूरी छाई हुई है, और ये अमरबेल कैसी है, विषमपोषी है। क्या है, विषमपोषी हैं, जो खुद नहीं बनाती हैं और अपने भोजन के लिए इस पौधे पर निर्भर हैं। ठीक है, चलिए फिर हमने देखा था कि कुछ पौधे क्या करते हैं, अपनी नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करते हैं, हमने कहा था कि पौधा जो है वायुमंडल की सीधी नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाता है, इसलिए क्या करते हैं कि कुछ पौधों की जड़ों के अंदर क्या पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में बदल देते हैं, और पौधा फिर इन नाइट्रोजन के यौगिकों को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, बाद में हमने देखा, ये भी देखा था, यदि कुछ घटपर्णी पादपों के बारे में देखा था, इन कुछ पौधों की पत्तियां जो होती हैं घड़े के समान हो जाती हैं, ऊपर वाला भाग ढक्कन का कार्य करता है। देखो इस प्रकार ऊपर वाला भाग ये ढक्कन का कार्य कर रहा है। ऐसा क्यों करते हैं, हमने कहा था पौधे को पोषक तत्व पानी वगैरह तो मिट्टी से मिल जाते हैं, लेकिन पौधे में किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है, N2N नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये पौधे अपनी इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जब भी कोई कीट इसके अंदर प्रवेश करता है, हमने कहा घड़े के समान इस प्रकार पत्ती होती है। ठीक है, और इस प्रकार इस बाल नीचे की साइड में बाल होते हैं, जब भी कोई कीट इसके अंदर प्रवेश करता है तो इस बालों के अंदर फंस जाता है, नीचे तो आ जाता है, वापस बाहर नहीं निकल पाता है। और फिर ये पौधे क्या करते हैं, अपने ढक्कन से उस घड़े को बंद कर देते हैं, और फिर उस जीव का क्या कर लेते हैं, वहां पर पाचन कर लेते हैं। इस प्रकार जो पौधे होते हैं अपनी नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करते हैं। ठीक है, आज हम देखें किसके बारे में, मर्द जीवी के बारे में। मर्द जीवी किसे कहते हैं, आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे, यानी मशरूम आपने बारिश के सीजन में होता है, व्हाइट व्हाइट कलर के छतरी के समान, वही। ठीक है, वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनी अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। वर्षा ऋतु में आपने देखे होंगे कि कोई लकड़ी पड़ी है, काफी टाइम से पड़ी, तो उस पर थोड़ी व्हाइट कलर की फफूंद टाइप निकल आती है। ठीक है, आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है, उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए तो वहां पर क्या होता है कि मर्दजीवी के अंदर क्या होता है, कुछ पौधे होते हैं, कुछ पौधे जो होते हैं जो पेड़ पौधों के जो मर्द भाग है, मर्द भाग या सड़े गले भाग होते हैं। कुछ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधों या अन्य जीवों के जो मर्द या सड़े गले भाग है, उन मर्द या सड़े गले भागों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मर्द या सड़े गले भागों से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। और ऐसे पौधे कौन से पौधे कहलाते हैं, मर्दजीवी पौधे कहलाते हैं, जैसे मशरूम वगैरह। आगे देखिए, वो जो जानना चाहता है कि ये जीव अपने भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते हैं, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। कि मशरूम वगैरह जो है, इनको ना तो मुख होता है कि वो अपने मुख से खाए, ना ही हरे पादपों की तरह इसके अंदर क्लोरोफिल होता है कि अपना भोजन स्वयं बनाए। तो ये पौधे अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, जरा ये देखिएगा। ये देखो मशरूम चित्र वगैरह डायग्राम दे रखा है,
देखिए क्रियाकलाप, ब्रेड इन डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले, इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 या 3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखने दीजिए जब तक कि उसमें उस पर रोए जैसी संरचनाएं ना दिखाई देने लगे। ये संरचनाएं सफेद, हरे, भूरे अथवा किसी अन्य रंग के धब्बे के रूप में हो सकती हैं। किसी आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोट में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागे के समान संरचना दिखाई पड़े। आपने देखा गीली रोटी कई बार पड़ी रह जाती है तो ठीक है, तो उस पर भी यानी आपको हरे कलर की या पीले पीले कलर की फफूंद टाइप जम जाती है, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है डबल रोटी को भिगो कर रखिए। अब भिगो कर रखोगे तो इस पर क्या यानी जो फफूंद वगैरह है वो आके जमा हो जाएगी। ठीक है, और उन फफूंद को हम क्या बोलते हैं, कवक या फंजाई कहते हैं। ये जीव जो होते हैं कवक या फंजाई कहलाते हैं। जो फफूंद जमती है रोटियों के अंदर या खाना बासी पड़ा रह जाता है उसके अंदर, वो फफूंद ही क्या कहलाती है, कवक, या फिर इसी की इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फंजाई कहा जाता है। ठीक है, इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। यानी इनका पोषण प्राप्त करने, भोजन प्राप्त करने की जो इनकी विधि होती है अलग प्रकार की होती है। ये मर्द एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं एवं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों को स्राव करते हैं जिनसे ये विलीन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात वे इस विलीन को भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण विधि को जिसमें जीव किसी मर्द या विघटित, अंडरलाइन करना, जिसमें जीव किसी मर्द एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, मर्दजीवी पोषण कहलाती है। मर्दजीवी पोषण करने का उपयोग करने वाले पौधे मर्दजीवी कहलाते हैं। ये जीव क्या करता है कि जैसे ही कोई भी किसी भी पौधे का भाग या जीव जंतु का भाग मर्द भाग है या सड़ा गला भाग है, सड़ा गला भाग है, जैसे ये मर्द या सड़ा गला भाग है किसी पौधे का, ठीक है, ये मैंने कहा ये मर्द या सड़ा गला भाग है किसी पौधे का। ये जीव क्या करते हैं, ये जीव जैसे मैंने बता दिया, ये जीव क्या करते हैं, इस सड़े हुए गले भाग पर आकर के जमा हो जाते हैं। ठीक है, सड़े गले भाग पर आकर जमा हो जाते हैं और फिर यहाँ पर क्या छोड़ते हैं, ये पाचक रस छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, कुछ इस पौधे के या फिर जो जीव का सड़ा गला भाग है उस पर पाचक रस छोड़ते हैं। और पाचक रस छोड़ने की वजह से ये भाग जो होता है, पाचक रस छोड़ने की वजह से ये भाग क्या होता है, आपके तरल पदार्थ में बदल जाता है। और तरल पदार्थ बनने के बाद में ये जीव क्या करता है, इस भाग को यानी जो पोषक तत्व हैं जो तरल पदार्थ में बदल गए हैं उन पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार ये जीव जो होते हैं मर्द या सड़े गले भागों से अपना क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। और पोषण की वे विधि, पोषण यानी भोजन, यानी भोजन प्राप्त करने की वे विधि या पोषण प्राप्त करने की वे विधि जिसमें मर्द या सड़े गले भागों से भोजन प्राप्त किया जाता है, वे विधि जो है या वह पोषण जो है मर्दजीवी पोषण कहलाता है। ऐसा पोषण कौन सा पोषण कहलाता है, मर्दजीवी पोषण कहलाता है, इसमें मर्द या सड़े गले भागों से पोषण प्राप्त किया जाता है। और ऐसे जंतु जो इस मर्दजीवी पोषण करते हैं क्या कहलाते हैं, ऐसे जंतु मर्दजीवी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, कवक यानी फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों को रोकते हैं। आचार में कई बार देखा होगा आपने, तेल में पूरा डूबा हुआ नहीं है अचार तो उस पर व्हाइट कलर की फफूंद जमा हो जाती है, वही क्या कहलाती हैं, कवक कहलाती हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं। जो नमी वाला भाग है, आपकी रोटी वगैरह है गीली छोड़ दी, सुखा दी तो खराब नहीं होती, ठीक है, लेकिन गीली आपने किसी डिब्बे में बंद करके रख दी तो आप देखते हो उस पर क्या फफूंद वगैरह जमा हो जाती है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा ये आप वृद्धि करते हैं, क्यों करते हैं, इनको वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए, नमी चाहिए, नमी मतलब पानी चाहिए थोड़ा। और वर्षा ऋतु में इनको आराम से वातावरण में नमी पानी मिल जाता है तो ये आराम से वृद्धि करते हैं। ठीक है, आप घर पर भी चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि आपकी फफूंद, सेवाल वगैरह क्या होता है, इनको कवक, सेवाल, इनको सेवाल भी कहते हैं, नॉर्मल में सेवाल भी कहते थे। इन्हें दोनों कवक और सेवाल अलग होते हैं। ठीक है, आगे पहली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वे एक विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वे जानना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट होते हैं। देखो कवक क्या करते हैं, हम जानते हैं कि वर्षा ऋतु पर कैसे प्रकट होते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि गीली रोटी पर ही कवक क्यों आते हैं, सूखी रोटी पर क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि कवक क्या आते हैं, छोटे छोटे बीजाणु के रूप में। ये जो कवक जो होते हैं ये छोटे छोटे बीजाणु के रूप में वातावरण में बिखरे हुए रहते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि ये वर्षा ऋतु में आएंगे या फिर जो गीली रोटी उस पर ही आकर के जमा हो जाते हैं। कवक कहीं पर भी आकर के गिर जाते हैं। कवक क्या करते हैं, आसपास में कहीं पर भी, हर जगह पर, ये छोटे छोटे इतने छोटे और सूक्ष्म होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते। ठीक है, इसलिए ये हर जगह पर बिखरे हुए रहते हैं, हर जगह पर क्या रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। अब इनको नमी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगी तो ये वृद्धि नहीं करते। ठीक है, तो हमें दिखाई भी नहीं देते, पता भी नहीं चलता कि कवक है या नहीं है। लेकिन जैसे ही इनको नमी मिलती है,
इनको नमी मिलती है, पानी मिलता है, ये क्या करने लगते हैं, वृद्धि करने लगते हैं, और वृद्धि करेंगे तो फिर हमें दिखाई देंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कवक वगैरह जो है वो हर जगह बिखरे हुए रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं खाने वगैरह को क्या नहीं छोड़ना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कवक आके गिर जाते हैं। अब हमें तो पता चलता नहीं है, क्यों, कवक दिखते नहीं है तो पता चलता नहीं है, उसी को हम शरीर के साथ में हम अंदर भी खा लेते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कवक कहीं पर भी आकर के हर जगह पर बिखरे हुए रहते हैं, जैसे ही नमी मिलती है वृद्धि करने लगते हैं। आगे देखो, सामान्य कवकों के बीजाणु, यदि मैंने कहा अभी छोटे छोटे बीज को के रूप में, बीजाणु के रूप में ये क्या रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। देखो क्या लिखा है, सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं, वायु में कहीं पर भी रहते हैं, उपस्थित होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, जब ऐसे उत्पाद पर बैठ जाते हैं जिनमें नमी हो, उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। तो अंकुरित होते हैं और बीजों से नए कवक बना लेते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? किस प्रकार? या तो एक तो ढककर, किस प्रकार बता सकते हैं हम अपनी वस्तुओं को, खाने की वस्तु क्या रखें, ढककर रखें तो खराब होने से बचा सकते हैं। साथ में क्या रखें, जैसे अब उसमें नमी को नहीं होने दे, अपनी खाने की वस्तुओं में क्या नहीं होने दे, नमी को में नहीं होने दे। रोटी रखनी है तो कई बार हम देखते धूप पे सुखा कर रखते, खराब नहीं होती, ठीक है। और फिर आपका नमक और तेल वगैरह जो है ये डालकर भी इन खाद्य पदार्थों को बचाया जा सकता है। अचार है, अचार में आप तेल डालते हो तो उसमें आप देखते हो कवक नहीं लगते, ठीक है। तो तेल भी जो है वो आपको इससे कवकों से बचने का एक अच्छा तरीका होता है, तेल और नमक वगैरह। बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वे जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं? क्या कवक रोग कारक भी होते हैं? हाँ, कवक रोग कारक भी होते हैं, पूरी की पूरी फसलों पर लग जाते हैं तो फसलों की वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उन्हें फल नहीं बनने देते, ठीक है। क्यों नहीं बनने देते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, उस पोषक तत्व वगैरह जो है वो खुद ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पहले ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी, यीस्ट है कवक का उदाहरण है, ठीक है। ये कवक का एग्जांपल अगर पूछे, कवक का कोई एग्जांपल दीजिए, आप यीस्ट का बता सकते हो, ठीक है। कवक उपयोगी भी है। यीस्ट किस प्रकार उपयोगी है? यीस्ट जो होता है आपका किण्वन में काम आता है। यीस्ट किस में काम आता है? किण्वन में। किण्वन यानी आपकी डबल रोटी वगैरह बनाते हो, तो डबल रोटी वगैरह जो बनाते हो, इस डबल रोटी वगैरह को जो फुलाने के लिए, ठीक है, फुल जिस कारण से एक डबल रोटी वगैरह फूलती है, ठीक है, तो वहां पर यीस्ट काम में आता है। और साथ में शराब बनती है, शराब में भी किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है, तो वहां पर भी यीस्ट काम में आते हैं। परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है, कुछ फायदेमंद भी होते हैं और कुछ नुकसानदायक भी होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। चलिए आगे देखिए कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे से साथ बांटते हैं, इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। कुछ जीव क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ में रहकर के अपना आवास और भोजन एक दूसरे के साथ में बांटते हैं। जैसे कि आपने एक तो अपना कवक है और दूसरे क्या होते हैं, शैवाल। कवक और शैवाल यह क्या करते हैं कि कवक और शैवाल एक तो क्या बनाता है, एक तो भोजन बनाता है और दूसरे के पास रहने के लिए क्या है, घर है। दूसरे के पास क्या है, रहने के लिए घर है। एक तो भोजन बनाता है, दूसरे के पास रहने के लिए क्या होता है, घर होता है। तो ये क्या करते हैं कि एक तो दूसरे वाले को, जिसके पास भोजन है से घर नहीं है, जिसके पास भोजन है घर नहीं है, उसको ये दूसरे वाला क्या दे देता है, अपने रहने के लिए घर दे देता है। और दूसरे के पास, जिसके पास घर तो है लेकिन भोजन नहीं है, तो ये दूसरा वाला क्या करता है, उसको अब खाने के लिए क्या दे देता है, भोजन दे देता है। दोनों के पास एक एक चीज है, एक के पास घर है, एक के पास क्या है, भोजन है। दोनों को दोनों चीजें चाहिए, भोजन और घर दोनों चाहिए, ठीक है। लेकिन दोनों के पास एक एक है, एक के पास भोजन है और एक के पास क्या है, घर है, ठीक है। तो दोनों आपस में चीजें बांट लेते हैं, भाई तू मेरे को घर दे दे, मैं तेरे को क्या दे दूंगा, भोजन दे दूंगा, ठीक है। तो दोनों के पास दोनों चीजें हो जाती हैं। तो इस प्रकार का जो जीवों के बीच में इस प्रकार का जो संबंध होता है, जिसमें वो एक दूसरे के साथ बांट करके चलते हैं, वो संबंध कौन सा संबंध कहलाता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। वो संबंध कौन सा कहलाता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। सहजीवी देखो नाम से भी पता चल रहा है, सहजीवी, से यानी साथ में, जीवी यानी जीवन, साथ में जीवन बताना, साथ में जीवन बताना क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। किस प्रकार कि जिसमें जंतु क्या करती है, जिसमें जंतु या प्राणी या सजीव क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे भोजन और आवास एक दूसरे से बांटते हैं, ठीक है। और आपका जो ये कवक और शैवाल का जो सहजीवन है, कवक और शैवाल का, यहाँ पर देख लीजिए, कवक और प्लस शैवाल,
कवक और शैवाल ये भी क्या करते हैं, सहजीवी हैं। इन दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक दूसरे भोजन और आवास बांटते हैं। और कवक और शैवाल का जो सहजीवन है वो क्या कहलाता है, इन दोनों का सहजीवन लाइकेन कहलाता है। कवक और शैवाल जब दोनों साथ में रहते हैं उसी को क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। पूछ लेके लाइकेन क्या है, लाइकेन क्या है, कवक और शैवाल दोनों का क्या है, सहजीवन है। कवक और शैवाल जब दोनों साथ में रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जब दोनों मिलकर रहते हैं उसी को लाइकेन कहा जाता है। उदाहरण थे, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, कुछ कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के संबंध का से विशेष महत्व है कि कुछ कवक क्या करते हैं, वृक्षों की जड़ों के अंदर रहते हैं। वृक्ष क्या करते हैं, कवक को पोषण प्रदान करते हैं। वृक्ष क्या करते हैं, कवकों को पोषण एवं भोजन दे देते हैं। बदले में जल एवं पोषकों के अवशोषण में, बदले में कवक क्या करते हैं, मिट्टी को पोला करते हैं। तो वृक्ष को जल और पोषक तत्व अवशोषण करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। लाइकेन के जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, इनमें से एक शैवाल है तथा दूसरा क्या है, कवक है। लाइकेन किसे कहा जाता है, लाइकेन दोनों को, कवक और शैवाल जब मिलके रहते हैं उसी को हम लाइकेन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लाइकेन में एक तो शैवाल होता है, दूसरा क्या होता है, कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। शैवाल के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। शैवाल के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल होता है, शैवाल क्या बनाता है, भोजन बना लेता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है तो ये भोजन बना लेता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं, तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता तो ये भोजन नहीं बना पाता है। ठीक है, कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कवक क्या करता है, कवक शैवाल को क्या करता है, रहने की जगह, रहने का स्थान दे देता है। देखो ये रहने का स्थान, आवास घर दे देता है। जल और पोषक तत्व क्या उपलब्ध करवाता है, तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। बदले में शैवाल क्या करता है, यहाँ पर जो भोजन बना है इस भोजन को किसके साथ में शेयर करता है, कवक के साथ में शेयर करता है। तो इस प्रकार ये दोनों एक साथ में रहता है, इसी को सहज जीवन कहा जाता है। और याद रखना, शैवाल और कवक के सहज जीवन को क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। चलिए आगे, मृदा में पोषकों की पुनः प्राप्ति किस प्रकार होती है, कि मृदा के अंदर पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति किस प्रकार होती है। तो देखिए जरा यहाँ पर समझिएगा कि मृदा में पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति किस प्रकार होती है। तो देखिए मैंने कहा ये कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, ये एक वृक्ष है, पौधा है, ठीक है, और एक ये क्या है, एक नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा क्या है, कोई जानवर है। कौन सा जानवर है आप पता लगा लेना, ठीक है, ये आप सोच लेना कौन सा जानवर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि, चलिए अब यहाँ पर मिट्टी के अंदर क्या है, पोषक तत्व हैं। मिट्टी में क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। ये लो भाई, ये मिट्टी के अंदर क्या है, पोषक तत्व हैं। ठीक है, हुआ क्या कि इन पोषक तत्वों को किसने ग्रहण कर लिया, पौधे ने। ये पोषक तत्व कहाँ पर आ गए, पौधे के अंदर आ गए। ठीक है, मिट्टी में पोषक तत्व मिट्टी से कहाँ आ गए, पौधे के अंदर आ गए। अब मिट्टी से पोषक तत्व पौधे के अंदर आ गए तो यहाँ पर यानी, तो यहाँ पर जो मिट्टी में है पोषक तत्व क्या हो जाएगी, कमी होगी कि नहीं होगी, मिट्टी में पोषक तत्व की क्या हो जाएगी, कमी होगी। ये जड़ें हैं, पोषक तत्व मिट्टी में देखो कम हो गई, पोषक तत्व मिट्टी में क्या हो गए, पोषक तत्व हैं कम हो गए। ठीक है, पहले अधिक थे अब कम हो गए। अब देखो इस पौधे की जैसे ये पत्ती है, ये पौधे की क्या है, पत्ती है, पत्ती में भी पोषक तत्व है। इन पत्ती या फिर मैं ये कहूँ कोई फल है, क्या है, फल है। ठीक है, इन पत्तियों और फलों को किसने खा लिया भाई, जैसे ये मैंने कहा बकरी है, क्या है, बकरी है, इस बकरी ने खा लिया। तो पोषक तत्व देखो, जमीन या मृदा, पोषक तत्व कहाँ से, जमीन या मृदा से। पोषक तत्व जमीन या मृदा से कहां पर आए, पौधे के अंदर। ठीक है, पौधे के अंदर, पौधे से कहां पर गए, जंतु के अंदर। ये देखो ये भाई साहब, ये इसके अंदर पहुंच गए, कौन से, पोषक तत्व है। अब ये बकरी क्या हो गई भाई, या तो बकरी को किसी शेर ने खा लिया, ये मैंने लिख दिया शेर, बकरी ने, ये शेर बना दो भैया साहब आप, बड़े मुंह वाला। ठीक है, बकरी को किसने खा लिया, शेर ने खा लिया। तो पोषक तत्व किसके अंदर आ गए भाई, शेर के अंदर आ गए। अब शेर तो ऐसा तो है नहीं हमेशा जिंदा रहेगा, एक ना एक दिन शेर भाई साहब को क्या पड़ना, मरना पड़ेगा, मृत हो गया। ठीक है, जब ये शेर मर जाता है तो मर करके ये पड़ेगा तो कहाँ भाई, जमीन पर ही पड़ेगा ना,
मरा हुआ शेर कहाँ पर पड़ेगा, मैंने कहा ये मरा हुआ शेर जमीन पे पड़ गया, ये जमीन पे, ये मरा हुआ शेर यहाँ जमीन पे पड़ा है। और यहाँ पर जब कोई भी प्राणी मर जाता है, आप जानते हो छोटे छोटे कीटाणुओं के द्वारा या छोटे छोटे बैक्टीरिया के द्वारा इनके शरीर का क्या कर दिया जाता है, विघटन कर दिया जाता है, इनको खा लिया जाता है और कुछ ही दिनों में इस शरीर की ये पूरी बॉडी है जो इस शेर की नष्ट हो जाएगी और रेत के अंदर क्या हो जाएगी, मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। और जब मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगी तो ये जो पोषक तत्व इसके अंदर है वो सारे के सारे कहाँ पर आ जाएंगे, जमीन के अंदर आ जाएंगे। जैसे देखो मैं आपको अलग तरीके से समझा देता हूँ, ये देखिए एक मिनट, ये शेर के अंदर पोषक तत्व, यहाँ तो समझ में आ गया कि शेर के अंदर क्या है, पोषक तत्व है, ठीक है। ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है और जमीन के ऊपर ये कौन भाई साहब, ये शेर भाई साहब मरे हुए पड़े हैं, ठीक है, ये शेर जी मर गए। अब मर गए तो भाई शक्ल तो बिगड़ेगी ना, ठीक है। और इनके अंदर क्या है, पोषक तत्व हैं ये वाले। अब इनका जीवाणु ने क्या कर दिया, छोटे जीवाणु ने इनका क्या कर दिया, विघटन, छोटे जीवाणु क्या कर दिया, विघटन, और विघटन करेंगे तो इनका शरीर तो पूरा हो जाएगा नष्ट, और इनका शरीर पूरा नष्ट हो जाएगा तो ये सारे के सारे जो ये जमीन देखो, ये सारे के सारे पोषक तत्व वापस कहाँ पर आ जाएंगे, जमीन के अंदर आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे, जमीन के अंदर आ जाएंगे। अब वापस कोई नया पौधा उगेगा यहाँ से तो वो जमीन से वापस कहाँ पर, पौधे के अंदर, पौधे से वापस जंतु के अंदर। जंतु जब मर्त हो जाएगा तो मर्त होने के बाद में विघटन की प्रक्रिया होगी, उसका नष्ट, शरीर नष्ट होगा, नष्ट होने के बाद वापस जमीन के अंदर, जमीन से वापस पौधे के अंदर। इस प्रकार ये सर्कल क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। इस प्रकार वापस पौधे जमीन के अंदर पोषक तत्व क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। इनमें नए पोषक तत्व आप वापस पौधों के अंदर जाते रहते हैं और जीव जंतु या पेड़ पौधे मर्त होते हैं तो उनमें उनके शरीर के विघटन के पश्चात वो उनके शरीर में मौजूद पोषक तत्व वापस किसके अंदर मिल जाते हैं, मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। चला देखो, समझ लिया, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए। क्या आपने किसान को अपने खेतों में या तो माली को बगीचे में लोन या गमलों में खाद तो उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि इनमें मर्दा क्यों, कि इन्हें मर्दा में क्यों मिलाया जाता है? खाद और उर्वरक में क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इनको मर्दा मिट्टी के अंदर मिलाया जाता है। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मर्दा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। पादप क्या करते हैं, पादप मर्दा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं और जल अवशोषित करते हैं। अतः मर्दा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, उर्वरक और खाद में क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मर्दा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। इसलिए मर्दा को इन पोषक तत्वों में समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक या खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञात हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें शुद्ध भी रख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पोषक तत्व कमी हो जाती है, इसकी पूर्ति करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं ताकि पोषक तत्व क्या हो जाए, प्रतिपूर्ति हो जाए, ठीक है। चलिए, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए कौन सी चाहिए, नाइट्रोजन सबसे अधिक चाहिए होती है, N2, ठीक है। फसल कटाई के बाद मर्दा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इनके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। इनमें सहजीवी संबंध होता है। क्या करता है, देखो पादप है, पादप को क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। पादप को प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। अब वायुमंडल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस बहुत अधिक मात्रा में, कितने परसेंट आप जानते हो, 78%। पूरे वायुमंडल में 78% कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है, N2 गैस है। लेकिन पौधे जो हैं इस वायुमंडलीय गैस का सीधी तौर पर क्या नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। तो कुछ फलीदार जो पौधे होते हैं, फलीदार पौधे जो जिनके ऊपर फलियां लगती है, जैसे मूंग है, मोठ है, गवार है, फलीदार पौधे की जड़ें हैं। इन फलीदार पौधों की जड़ों में पाई जाती है गांठें, और इन गांठों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु। कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल से क्या लेता है, नाइट्रोजन लेता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है और वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के क्या बना देता है, नाइट्रोजन के यौगिक बना देता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर क्या बना देता है, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन के यौगिक बना देता है। ठीक है, नाइट्रोजन के यौगिक बना देता है। और अभी ये जो नाइट्रोजन के यौगिक बने हैं, इन नाइट्रोजन के यौगिकों को पादप आसानी से क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। और पादप के अंदर आसानी से ग्रहण कर लिया तो पादप के अंदर कौन सा पदार्थ यौगिक आ गया, नाइट्रोजन आ गया। और नाइट्रोजन आ गया तो पादप क्या बना लेंगे, आसानी से प्रोटीन बना लेते हैं। इस प्रकार ये क्या करता है, ये राइजोबियम जीवाणु कहाँ पर रहता है, पादप की जड़ों के अंदर रहता है। तो ये राइजोबियम जीवाणु पादप की क्या मदद करता है, उसको कौन सी गैस देता है या कौन सी यौगिक लेने में मदद करता है, नाइट्रोजन को लेने में मदद करता है। बदले में पादप क्या करता है, इसको एक तो रहने के लिए, अपने अंदर रहने के लिए जगह देता है, और साथ में क्या देता है, भोजन देता है। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको रहने के लिए भोजन कौन देता है, पादप देता है। इस प्रकार ये राइजोबियम और पौधों, फलीदार पौधों के बीच में क्या होता है, सहजीवन होता है। आगे देखिए, इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती। जब फलीदार पौधे हैं, दालें वगैरह उगाते हैं, उस समय नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु जो है खुद ही नाइट्रोजन वहां पर बना लेते हैं। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। दाल की फसल, आप मूंग मोट वगैरह फसल उगा ली, अगली फसल उगाओगे तो वो भी अच्छी होती है, उसमें आपको खाद नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर जीवाणु ने पहले से नाइट्रोजन के यौगिक बना के रखे हैं, जिसका पौधा आसानी से क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। आगे देखो, इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। अधिकतर पादप क्या होते हैं, स्वपोषी, क्लोरोफिल होता है, तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। केवल कुछ कम पादप ही अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं। कुछ पादप जो होते हैं, मरजीवी वगैरह या घटप्राणी वगैरह पादप जो होते हैं, या परजीवी प्रकार के पादप जो होते हैं, वो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि परजीवी एवं मर्तजीवी। परजीवी एवं मर्तजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कीट भक्षी पौधे अधिक आंशिक विषमपोषी होते हैं? हाँ, कीट भक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे कीटों से क्या प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। और सभी जीव प्राणी जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, इन्हें दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन के लिए पौधों और दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। देखिए, आपका ये चैप्टर हो गया है पूरा। क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको यहीं पर करवा देता हूं, और कुछ में आपको क्वेश्चन आंसर की आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। आप उस पीडीएफ को देख करके अपनी नोटबुक के अंदर ये सारे आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर, यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लीजिए, रिक्त स्थान पूर्ति वाला कर लीजिए। चलिए, क्या? क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। अगला, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण स्टार्च के रूप में किया जाता है। ठीक है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिख दो, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के रूप में किया जाता है। आगे, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्लोरोफिल। यानी सौर ऊर्जा किसके द्वारा संश्लेषित की जाती है, क्लोरोफिल के द्वारा संश्लेषित की जाती है। क्लोरोफिल, या फिर आप इसी को हिंदी में क्या बोलते हो, हरित लवक। ठीक है, दोनों, ये हिंदी का हरित लवक है, ये क्लोरोफिल इंग्लिश का। ठीक है, आगे, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से ये तो क्या लेते हैं, CO2 वे H2। वायुमंडल से तो CO2 लेते हैं, H2 किसे, जमीन से लेते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल से CO2 लेते हैं तथा क्या, ग्लूकोज या लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज कोष्टक में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करते हैं। ठीक है, आगे चलिए, ये मैं आपको भेज दूंगा। 8वां देख लीजिए, रॉन्ग राइट। अमरबेल उदाहरण है, किसका उदाहरण है, अमरबेल आपका परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है, परजीवी पादप है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादपों का नाम कौन सा है भाई, कौन से पादप है, अमरबेल, गुड़हल, गुलाब, घटपर्णी। कौन सा, घटपर्णी जो पादप होते हैं कीटों को पकड़ करके अपना आहार बनाते हैं। ठीक है, इनको घटपर्णी या इनको पिक्चर पादप भी कहा जाता है। मिलान देख लीजिए कि क्लोरोफिल कहाँ पर होता है भाई, किसके अंदर पाया, पत्ती में। क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है, पत्ती के अंदर। आगे, नाइट्रोजन को कौन करते हैं, जीवाणु। नाइट्रोजन को कौन लेते हैं, जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु लेते हैं। ठीक है, अगला, अमरबेल किसका उदाहरण है, परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है, परजीवी का उदाहरण है। जंतु कैसे होते हैं, परपोषित होते हैं।
एंड पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए जंतु क्या है, परपोषित है। आगे कीट पक्षी, कीट पक्षी कौन होते हैं, घटपर्णी पादप जो होते हैं या पिच्छर पादप कीट पक्षी पादप होते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप मिलान कर लीजिए। आगे निम्न कथनों में से सत्य व असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, गलत है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड तो ली जाती है, मुक्त क्या होती है आपकी, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। आगे ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मरजीवी कहलाते हैं, ये भी गलत है। जो स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। मरजीवी तो किसे कहते हैं, जो मरे हुए पौधों से अपना भोजन, मरे हुए भागों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आगे प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद प्रोटीन नहीं होता, क्या बनती, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, बिल्कुल राइट है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा का किसका, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा मतलब कार्बोहाइड्रेट रासायनिक पदार्थ बन जाता है, रासायनिक पदार्थ बन जाता है मतलब उसका रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण है, तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है, किसके द्वारा, रंध्रों के द्वारा। आप जानते हो पत्ती के अंदर रंध्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, उन रंध्रों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या ली जाती है, CO2 गैस को लिया जाता है, CO2 गैस को अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लिया जाता है। आगे, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वे, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वे हैं पत्तियां। कौन से भाग के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। पत्तियों के अंदर ही तो रंध्र होते हैं, ऊपर वाले भाग में बेटा रंध्र से प्राप्त करते हैं। रंध्र किसके अंदर, पत्ती है, पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र, इन्हीं के द्वारा कौन सी गैस, CO2 गैस जो होते हैं ये प्राप्त करते हैं, अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, कौन सी, इन्हीं रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ा जाता है, ठीक है। तो आप ये सारे प्रश्न होमवर्क के अंदर कर लीजिएगा और बाकी के बचे हुए जो प्रश्न है उसकी PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। उस PDF को देख करके आप अपना होमवर्क कर लीजिएगा और होमवर्क पूरा करने के बाद में आप अपनी नोटबुक एक बार अवश्य चेक करवा लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 1 यहाँ पर पूरी हो जाती है। अच्छे से इसको वापस से रीड कीजिएगा, इस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ेगा और अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखेगा। थैंक यू।